हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम हरिशंकर परसाई जी की बहुत ही प्रभावपूर्ण कहानी भेड़े और भेड़िए पढ़ने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत हम लेखक परिचय से करते हैं। हरिशंकर परसाई जी व्यंग विधा के प्रसिद्ध लेखक थे। वह हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिया और समाज की वास्तविकता को उजागर किया। सामाजिक पाखंड, रूढ़िवादिता तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार पर उन्होंने तीखा व्यंग किया है। इन्होंने साधारण भाषा शैली में ही पाठकों के हृदय को अत्यधिक प्रभावित करने का प्रयास किया है। अब हम इनकी कहानी भेड़े और भेड़िए की ओर चलते हैं। भेड़े और भेड़िए एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी में भेड़े साधारण जनता का प्रतीक है, सियार अवसरवादी चापलूस लोगों तथा भेड़िए चालाक नेताओं के प्रतीक हैं। इस कहानी के माध्यम से परसाई जी ने प्रजातंत्र में धोखेबाज, झूठे, ढोंगी तथा चालाक नेताओं की असलियत को हमारे सामने उजागर करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि वे नेता किस प्रकार रंगे सियारों के माध्यम से चुनाव जीतते हैं और जनता का शोषण करते हैं। लेखक ने नेताओं के साथ साथ कवि, विद्वान, विचारक, पत्रकार और धर्मगुरुओं पर भी व्यंग प्रकट किया है। ये सभी लोग जनता को सही दिशा निर्देश देने के लिए जाने जाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ऐसे नेताओं की चापलूसी करते हैं और भोली भाली जनता के साथ छल करते हैं। कहानी में रंगे हुए सियारों को इन्हीं का प्रतीक माना गया है। अतः इस कहानी का उद्देश्य प्रजातंत्र के वास्तविक चित्र को उजागर करना है। अब हम भेड़े और भेड़िए कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक बार जंगल के जानवरों को ऐसा लगा कि वो सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था की जरूरत है, और सबके मत से ये तय हुआ कि जंगल का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो जंगल में प्रजातंत्र का मतलब है जंगल में जो जानवर रहते हैं उनके अनुसार शासन व्यवस्था। पूरे पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने सोचा कि अब हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा रहेगी और उनका युग एक स्वर्ण युग बन जाएगा, और वो समय आया भी। अब हम यहाँ जिस जंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस जंगल में बहुत सारी भेड़ें थी। और भेड़ें कैसी थी? निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु और निर्दोष। वो पशु जो घास तक फूंक फूंक कर खाती है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे। जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित होगा। तो भेड़ों ने सोचा कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि से कहेंगे कि वो ऐसा कानून बना दे जहां पर कोई किसी को ना मारे और सब खुशी खुशी जिए, और चारों तरफ शांति, प्रेम और भाईचारा होगा। इधर भेड़ियों ने क्या सोचा कि हमारे लिए अब संकट का समय आ गया है, क्योंकि भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, और अगर प्रजातंत्र की स्थापना हो जाएगी तो पंचायत में भेड़ों का ही बहुमत होगा। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? जैसे जैसे चुनाव समीप आता गया, भेड़ों का उल्लास तो बढ़ता गया, लेकिन भेड़ियों का दिल बैठने लगा। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। जहां पर भेड़ियों का समाज होता है उनके आसपास सियार भी रहते हैं जो कि भेड़ियों की चापलूसी में लगे रहते हैं। तो बूढ़े सियार ने गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? मीन्स आप इतनी चिंता में क्यों हैं? वो सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को अपना बनाकर कह रहा हो। सियार की बात सुनकर भेड़िया कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में एक नई सरकार बनने वाली है, प्रजातंत्र आने वाला है और हमारा राज तो अब चला जाएगा। सियार ने दांत निपोर कर कहा, यानी गिड़गिड़ा कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं और आपका ही गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समस्या ऐसी आ रही है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। हम जो सूखी हड्डियां छोड़ देते थे वो तुम चबाते थे, अब तुम्हें वो भी खाने को नहीं मिलेगा। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना नहीं आता था। तो सियार शेर ना हो गया होता। मीन्स अगर सियार को नाटक करना आता तो वो शेर बन चुका होता। अब भेड़िया जो है जंगल में पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को बताता है और बड़े ही गिरे मन से कहता है, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है, पर जाए भी तो कहाँ जाए? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। यहाँ पे सरकार लिखा है लेकिन यहाँ पर सर्कस होगा। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम तो इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता।
तो सियार ने खूब सोच कर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। अजायब घर का मतलब म्यूजियम होता है। बूढ़ा सियार ध्यान में मग्न हो जाता है। उसने एक आंख बंद की और नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे विश्व आत्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भगवान से बातें कर रहा है। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक। अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो, मतलब अगर पंचायत में भेड़ियों को ही बहुमत मिल जाए तो, भेड़ियों को ही ज्यादा वोट मिल जाए तो कैसा होगा। भेड़िया चिढ़कर सियार से बोलता है कि अरे तुम कहाँ की आसमानी बातें कर रहे हो। हमारी जाति तो कुल 10% है, यानी हमारी आबादी कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे छोटे पशुओं की आबादी कुल 90% है। भला वो हमें क्यों चुनेंगे। अरे कोई जिंदगी मौत के हाथ में सौंप सकता है क्या। वो लोग जानते हैं, भेड़ जानते हैं कि भेड़िए उन्हें खा जाते हैं, तो भेड़ कभी भी जानबूझकर भेड़ियों को कैसे चुन सकते हैं। मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई ना कोई योजना बन जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु बना लिया और उसके आज्ञा पालन करने की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को पीले रंग से, एक को नीले रंग से और तीसरे को हरे रंग से रंग दिया। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िया शंका के साथ पूछता है कि इनकी बात कौन मानेगा। वैसे भी ये छल कपट के लिए बदनाम है। सियार और भेड़िए छल कपट के लिए जाने जाते हैं, तो इनकी बात का विश्वास कौन करेगा। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल लेने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। कहने का मतलब है कि रूप रंग बदल लेने से इंसान की वास्तविकता लोगों से छिप जाती है और उसके सफेद पोशी और साधारण रूप को देखकर लोग उसे अच्छा इंसान समझने लगते हैं और धोखे में आ जाते हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक निगाहों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ मत बोलना, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़कर खा मत जाना। अब भेड़िया पूछता है कि ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। उसने वेश बदला है, किस लिए बदला है ये तो उसे समझ में आ रहा है, लेकिन ये रंगे हुए सियार, इनका क्या काम है। बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और ये हरा सियार धर्म गुरु है। बस अब चलिए। इस पंक्ति में लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि किस प्रकार अपना हित पूरा करने के लिए ये लोग शासक वर्ग का झूठा गुणगान करते हैं, उनके पक्ष में झूठा प्रचार करते हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये लोगों के सामने एक झूठा साहित्य और झूठा इतिहास रखते हैं, जिसके कारण जनता सच्चाई से अनजान रह जाती है और आंख बंद करके इनकी बातों का अनुसरण करती है। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं। भेड़िया बोलता है, अरे ये लोग तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जनता के सामने सच्चाई लेकर आते हैं। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए, देर मत कीजिए। मीन्स कहने का मतलब है कि कवि, लेखक, नेता, विचारक जिन्हें हम सच्चा समझते हैं, बल्कि वो सच्चे नहीं होते हैं, वो रंगे हुए होते हैं। मीन्स हमारे सामने कुछ और होते हैं और वास्तविकता में उनकी सच्चाई कुछ और होती है। और अब वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके खोस रखे थे। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विनय की मूर्ति हो। उधर एक स्थान पर सहस्रों भेड़ें इकट्ठा हो गई थी, उस संत के दर्शन करने के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। भेड़ों में खबर फैल गई थी कि एक बहुत बड़े संत आने वाले हैं, तो बहुत सारी भेड़ें इकट्ठा हो गई थी उस संत के दर्शन पाने के लिए।
चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों के आसपास भी बहुत सारे सियार बैठे थे, वो भी जयकार लगाने लगे। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है, ये कोई संत वंत नहीं है, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से तो उन्हें विशेष प्रेम है। सियार भेड़ों को समझाता है कि भेड़िए का हृदय परिवर्तन हो गया है और अब उसने जीव जंतुओं को खाना बंद कर दिया है। अब वो घास खाता है और भेड़ों से तो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी याद कर करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़ियों की जाति ने आप पर जो अत्याचार किए हैं, उसके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुक गया है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगकर तमाम पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। सियार वहां पे उपस्थित भेड़ों से कहता है कि आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया था, तो भेड़िया संत उसे दांतों से निकाल रहे थे, दांतों से निकाला उन्होंने। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया यानी अंतिम संस्कार किया। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज सवेरे ही की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। सर्वस्व सब कुछ यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? हिंसा को और जीव जंतुओं की हत्या को। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। बोलो सब मिलकर संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकते हुए लार को घुटक जाते। भेड़िया जो था वो सामने बैठी भेड़ों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था और उसकी इच्छा हो रही थी कि वो झपट कर उन्हें खा ले, लेकिन वो सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था, इसलिए अपनी इच्छा को दबाए हुए था। अब बूढ़ा सियार फिर से भेड़ों से बोलता है, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुख अरविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। बूढ़ा सियार भेड़ों से कहता है कि मैं अभी भेड़िया सन से कहता कि आपको वो प्रेम और भाईचारे का संदेश दे, लेकिन वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि उस प्रेम से उनका हृदय भर गया है और वो इतने ज्यादा भावुक हो गए हैं कि उनका गला अवरुद्ध हो गया है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वे बोल ही नहीं सकते। अब बूढ़ा सियार उन तीनों रंगे हुए सियारों की ओर इशारा करके कहता है कि अब आप इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। पहचानेंगे कैसे? ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये यहाँ के नहीं है, इस संसार के जीव नहीं है, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्म गुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा तो कुछ आता नहीं था, इसलिए वो हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी उसकी आवाज सुनकर हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यहीं पे संभाल लिया। भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, यानी समूह में गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वो कवि कहेगा? कवि की बात तो कवि ही समझ सकता है ना, हम जैसे साधारण लोग कैसे समझ सकते हैं? उनकी कविता में शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं, वो जो कविता गा रहे हैं उसमें शाश्वत यानी अमरता के गीत फूट रहे हैं, उसे हम सब नहीं समझ सकते, हम तो धरती के सामान्य प्राणी हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा है, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है। हे भेड़िए जी, महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग का सियार कहता है, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं, मतलब जो कमजोर हैं उनकी रक्षा वही कर सकते हैं जिनके पास ताकत है, और भेड़ें तो बहुत कोमल होती हैं, निर्बल होती हैं, अपनी रक्षा तो वो कर ही नहीं सकती, जबकि भेड़िए ताकतवर होते हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, वे तुम्हारे भाई हैं। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ हो, वो भेड़िया है, कितना कम अंतर है, नाम भी दोनों का एक जैसा है, भेड़ और भेड़िया, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। और वे ताकतवर हैं और आप कमजोर हो, तो ताकतवर व्यक्ति ही कमजोर की रक्षा कर सकता है।
और बेचारा भेड़िया तो बेकार में ही बदनाम कर दिया जाता है कि वो भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक दी जाती हैं, वो तो बेकार में ही बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो वो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़िए को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। अब हरे रंग का सियार जो धर्म गुरु बनकर बैठा है वो उपदेश देता है कि जो इस दुनिया में त्याग करेगा वो उसका फल उस लोक में पाएगा। जो इस दुनिया में रहकर दुख भोगेगा वो उस दुनिया में जाकर सुख पाएगा। और जो यहाँ पर राजा बनाएगा वो उस दुनिया में जाकर खुद राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ जाकर खुद वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, वे परोपकारी हैं, संत हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये एक भेड़िए की कथा नहीं है, ये सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार का प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक हो ही नहीं सकता, वही उनकी रक्षा कर सकते हैं। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। और अब पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया। क्या कानून बनाया? हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ दी जाए तथा शाम के स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। इस प्रकार हरिशंकर परसाई जी ने राजनीतिक व्यवस्था का वास्तविक रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। राजनीति में चतुराई होती है, जहां भोली भाली जनता को भ्रमित किया जाता है। अवसरवादी चापलूस लोग जनता की अनभिज्ञता का फायदा उठाते हैं। चुनाव के समय नेता झूठे कागजी वादे करते हैं जिन्हें जनता सच समझने लगती है। और जब जनता उन्हें चुनाव में जिताकर उनके हाथ में सत्ता की शक्ति सौंप देती है तो वह अपने वादे से मुकर जाते हैं और जनता के रक्षक बनने के बजाय खुद ही उनके भक्षक बन जाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।